नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं सत्ता की इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर। सबसे पहले वो घड़ी जिसका एक एक मिनट खामेनेई का तनाव बढ़ा रहा है। ट्रंप ने विद्रोहियों से कहा है कि रुकना मत, बस थोड़ी देर में मदद आ रही है। भारत ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। सवाल है कि क्या अब किसी भी वक्त तेहरान पर हमला होने वाला है। फिर आपको आर्मी चीफ की सिंदूरी चेतावनी की मारक क्षमता दिखाएंगे, जिससे आतंकियों में बहुत बौखलाहट है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में एक मीटिंग हुई है, जिसमें हाफिज सईद का बेटा भी पहुंचा था। वीडियो सबूत देखिएगा। बड़ी खबर ईडी वर्सेस ममता की जंग पर। आईपैक रेड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस पर कल सुनवाई होगी। ईडी ने ममता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आरोप है कि ममता ने रेड के दौरान जांच में बाधा डाली और सबूतों से छेड़छाड़ की। एक सुनवाई अब से थोड़ी देर बाद अमेरिका में भी होने वाली है। इससे ट्रंप बड़े बेचैन हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट आज टैरिफ पर फैसला सुनाने वाला है। इस पर ट्रंप ने कहा है कि अगर कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ रद्द किया तो देश को टैरिफ से आए अरबों डॉलर लौटाने पड़ेंगे। अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के घर पर पोंगल समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा की, गाय को भी भोजन खिलाया। पीएम ने कहा, तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। आज चांदी को लेकर भी एक बड़ा सवाल ट्रेंड कर रहा है। क्या अगले 24 घंटे में चांदी 3 लाख रुपए के पार जाने वाली है? सिल्वर की कीमतों को लेकर एक्सपर्ट्स ने क्या बड़ा दावा किया है? इस दावे का आधार क्या है? सत्ता की कुंजी में आप देखिएगा। और क्रिकेट के मैदान से एक बड़ा अपडेट है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 285 रन का टारगेट दिया है। इसमें बड़ी भूमिका केएल राहुल की है, जिन्होंने 92 गेंद पर 112 रन की पारी खेली। अगर आज भारत ये मैच जीत गया तो वनडे सीरीज में अजय बढ़त बन जाएगी। सत्ता की शुरुआत करते हैं ईरान के बिगड़ते हालात से, जहां आवाम का विद्रोह है। पिछले 2 हफ्ते से ईरान के 100 शहर जल रहे हैं। अब तक कई हजार लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। एक तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की ललकार है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी है। ट्रंप कह चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो ये उनके लिए रेड लाइन होगी। अब खामेनेई इस रेड लाइन को पार कर चुके हैं, जिसके बाद पश्चिमी एशिया में एक और युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अब मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। अगले कुछ घंटे में ईरान पर अटैक हो सकता है, क्योंकि 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कई धमकी बम फोड़े हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान दहलने वाला है। ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो आसपास के देशों में उसके जितने भी मिलिट्री बेस हैं, सब पर हमले किए जाएंगे। ये ट्रंप और खामेनेई के डेथ डायलॉग हैं। ईरान ने इससे आगे बढ़ते हुए अपने पड़ोसियों को भी खुली धमकी दे दी है। ये कहा है कि अमेरिका ने कुछ किया तो उनके देश में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले होंगे। अपडेट यह है कि कतर के अल उदैद एयरबेस से कई अमेरिकी सैनिकों के जाने के लिए उन्हें कहा गया है। सवाल यह है कि क्या ईरान सीधे अमेरिका के बेस पर हमला करने वाला है, या फिर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर पहले बमबारी करेगा, क्योंकि अब धमकी वाली मिसाइल गिराने का वक्त जा चुका है। खामेनेई कह चुके हैं कि दंगा करने वालों को अंजाम भुगतना ही होगा। यानी उन्होंने ट्रंप की उस वार्निंग को हवा में उड़ा दिया और यह कह दिया कि दंगा करने वालों से हम अपने अंदाज में निपटेंगे। जबकि ट्रंप का एजेंडा साफ है, ईरान में विद्रोह भड़काकर तख्ता पलट करना। ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे, जिससे ट्रंप गुस्से में है। एक्शन प्लान एक्टिव कर दिया गया है। तय कर चुके हैं कि अब इस लड़ाई का आखिरी राउंड आ गया है। IRGC कमांडर माजिद मुसावी ने अमेरिका को वार्निंग दी है। कहा है कि हम हमले के लिए तैयार हैं, कोई गलती मत करना। इस बीच पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़े मिलिट्री एक्शन का ड्राफ्ट सौंपा है, जिसकी फाइल वो खुद लेकर घूमते हुए दिखाई दिए। वो कह रहे हैं कि ईरान एक महान देश है, लेकिन उस पर एक राक्षस का राज है। इस लड़ाई में जीत मेरी होगी, क्योंकि जीत ही मेरा एंड गेम है। इसको लेकर व्हाइट हाउस में 2 घंटे लंबी एक बैठक हुई, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश और रक्षा मंत्री समेत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद थे। ट्रंप इस मीटिंग में नहीं थे। जैसे ही वो मिशिगन से व्हाइट हाउस पहुंचे, उन्हें एक्शन प्लान वाली फाइल दी गई, जिसके मुताबिक 3 विकल्पों पर बात हुई। पहला विकल्प IRGC और ईरान की बासिज फोर्स की टॉप लीडरशिप को खत्म करना।
दूसरा विकल्प IRGC हेडक्वार्टर, बैलिस्टिक ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम पर एक साथ अटैक करना। और तीसरा विकल्प ईरान की परमाणु साइट्स पर हमले करने का प्लान। यह हमला जून में हुए हमलों से भी बड़ा हमला होगा। बैठक में तय हुआ है कि ईरान पर कोई सांकेतिक स्ट्राइक या छोटा सा हमला नहीं होगा। अगर होगा तो ऐसा एक्शन होगा जिसका ईरान के पास कोई जवाब ना हो। अमेरिका की यह तैयारी इसलिए है क्योंकि ईरान में शहर शहर खूनी संघर्ष है। तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है। उन्हें सरेआम चौराहे पर फांसी देने का ऐलान है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी विद्रोह की आग तेज होती जा रही है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। इन प्रदर्शनकारियों को न फांसी का डर है, न ईरानी सुरक्षा बल के AK-47 का डर। एक तरफ ईरान के सुरक्षा बल गोली चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। सुरक्षा बलों पर हमला किया जा रहा है, जो इसका संकेत है कि खामेनेई की सख्ती काम नहीं आ रही है। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग हैं। वो एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। पूरे तेहरान पर इस वक्त एक तरह से विद्रोहियों का कब्जा है। ये प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी इमारतों और गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, जो खामेनेई की सत्ता के लिए एक गंभीर चुनौती है। ट्रंप ने भी प्रदर्शनकारियों को संदेश भेज दिया है कि बस कुछ देर और अपना ख्याल रखो, हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब तक अमेरिका को एक्शन से इजराइल ने रोका हुआ था। इजराइल ने सलाह दी थी कि पहले ईरान में विद्रोह को और भड़कने दिया जाए, लेकिन अब सब कुछ क्लियर है और हमला कभी भी हो सकता है। हम तेहरान आ रहे हैं। ये बयान अमेरिका के संभावित एक्शन का सबसे बड़ा संकेत है। दूसरा संकेत यह है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कहा है। साथ ही अरब सागर में US नेवी की तैनाती हो रही है। अमेरिकी युद्धपोत अरब सागर में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान में हिंसक प्रदर्शन की वजह से भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक, चाहे वो छात्र हो, तीर्थयात्री हो, व्यापारी हो या पर्यटक, उन्हें जल्द से जल्द ईरान से निकल जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि अमेरिका सबसे पहले IRGC के थरल्ला हेडक्वार्टर्स को टारगेट पर रख कर सकता है। इसके बाद ट्रंप की हिट लिस्ट में है दफात, द नसर और गदर। सब हेडक्वार्टर निशाने पर होंगे। साउथ ईस्ट और सेंट्रल तेहरान पर इनका पूरा कंट्रोल है। इसके अलावा तेहरान में कई गुप्त ठिकाने भी अमेरिका के टारगेट पर हैं। यहां से कट्टरता और मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन ऑपरेट किए जाते हैं। हालांकि अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना आसान नहीं है। ट्रंप भी ये जानते हैं कि ईरान में ऑपरेशन वेनेजुएला से अलग ऑपरेशन होगा, क्योंकि ईरान की सेना वेनेजुएला के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत है। 1.5 लाख से ज्यादा ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के जवान किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम हैं। IRGC के पास अपनी एयरफोर्स, नेवी, मिसाइल यूनिट और साइबर आर्मी मौजूद है। पूरे ईरान में कई सैन्य ठिकाने हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए सब पर एक साथ स्ट्राइक करना मुश्किल है। अमेरिका को इस बात का भी डर है कि जवाबी कार्रवाई में इजराइल अमेरिकी बेस ईरान के निशाने पर होंगे। अरब देशों में अमेरिका के कई बेस मौजूद हैं। चिंता इस बात की भी है कि अगर सीधी जंग हुई तो ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी रखना मुश्किल होगा। खामेनेई की सत्ता का सहानुभूति उन्हें मिल सकती है। वहीं ट्रंप प्रशासन किसी लंबे और महंगे युद्ध में नहीं फंसना चाहता। इससे ट्रंप समर्थक वोट बैंक नाराज हो सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के आतंक चरित्र की, जिसका वीडियो सबूत आज हम आपको दिखाने वाले हैं। हर फ्रंट पर घिरा पाकिस्तान, हर मोर्चे पर पिटा पाकिस्तान अब आतंकियों को साजिश रचने की, मीटिंग करने की खुली छूट दे रहा है। कल भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को संदेश दिया था। ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान में दहशत है, भागम भाग है। आर्मी चीफ की चेतावनी के बाद आतंकी घबराए हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। ये तस्वीर इस्लामाबाद से 600 किलोमीटर दूर बहावलपुर की है, जहां पाकिस्तान के आतंकी कल मिले। ये पाकिस्तान में जैश और लश्कर की बड़ी बैठक की तस्वीर है। बहावलपुर में हुई इस बैठक में हाफिज सईद का बेटा भी मौजूद था। ये तस्वीर आज पूरी दुनिया को देखनी चाहिए और पाकिस्तान की नीति, नियत और चरित्र को समझना चाहिए। देखना चाहिए वहां आतंकी कैसे खुलेआम घूम रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, साजिश की तैयारी कर रहे हैं। वहां की सत्ता तमाशबीन बनी हुई है। तो सवाल है कि क्या आतंकवाद पर शहबाज और मुनीर सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ एक्शन की नौटंकी करते हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो हाफिज सईद के आतंकी और मसूद अजहर के आतंकी क्या इस तरह मिलते? ये तस्वीर दुनिया के उन नेताओं को भी देखनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखते हैं, जो पाकिस्तान की मदद करते हैं।
लश्कर और जैश के गुप्त गठबंधन की इनसाइड स्टोरी भी आइए आपको बताते हैं। इस्लामाबाद से 600 किलोमीटर दूर बहावलपुर में बैठक हुई। कल मंगलवार को दोनों आतंकी संगठनों के कई टॉप कमांडर वहां मिले थे। मदरसे में बैठक हुई थी। ये मदरसा जैश के मुख्यालय मरकज सुभानुल्लाह से कुछ किलोमीटर दूरी पर है। इस मीटिंग में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ मौजूद था। ये कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद की बड़ी आतंकी साजिश की यहां तैयारी की जा रही है। जैश आईडी धमाकों का प्लान तैयार कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हमलों के निर्देश दिए गए हैं। भारत में घुसपैठ कराने की भी तैयारी है। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। सवाल है कि क्या भारत के आर्मी चीफ की चेतावनी से डरकर पाकिस्तान ये करा रहा है। आज आपको आर्मी चीफ की बात को जरूर सुनना चाहिए और पाकिस्तान को ये शब्द नोट कर लेना चाहिए। Through 22 minutes of initiation on 7th May and an orchestration that lasted 88 hours up to 10th May, the operation reset strategic assumptions by striking deep, dismantling terror infrastructure, and puncturing the long-standing nuclear rhetoric. The Army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. आपको बता दें, भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कोई दुस्साहस किया तो कड़ा जवाब देंगे। पाकिस्तान के 8 आतंकी ठिकानों पर नजर है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान कर क्या रहा है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार पीओके में 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं। दावा है 1000 आत्मघाती हमलावरों की फौज भी तैयार है। आईएसआई ने जैश और लश्कर की फंडिंग की और लॉजिस्टिक सपोर्ट को भी बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की अंदरूनी परेशानी से ध्यान हटाने के लिए मुनीर ये सब कुछ करवा रहे हैं। मसूद अजहर का धमकी भरा ऑडियो भी आया है। ऑडियो में हजारों आत्मघाती हमलावरों का दावा किया गया है। भारत के खिलाफ जिहाद की बात कही गई है। वहीं एक और आतंकी अबू मूसा का भी वीडियो सामने आया है जिसमें वो कश्मीर पर जहर उगल रहा है। हम आतंकियों को मंच नहीं देना चाहते हैं, इसलिए इतना साफ है कि भारत की जवाब देने वाली तैयारी पूरी है। हर हमले का हिसाब किया जाएगा। इसी डर की वजह से पाकिस्तान आतंकियों के जरिए साजिश कर रहा है। एक और बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान के आतंकी ही वहां की सत्ता की पोल खोलते हैं। के टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने कबूला है कि पाकिस्तानी सेना उसके संपर्क में है। पाकिस्तानी सेना जनाजे की नमाज में उसे बुलाती है। ये मामला देश की राजधानी दिल्ली से 163 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 388 किलोमीटर दूर संबल का है, जहां नवंबर 2024 में दंगे हुए थे। और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि संभल ही 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की प्रयोगशाला बनेगा। इसी प्रयोगशाला का एक नाम अनुज चौधरी इन दिनों काफी चर्चा में है। अनुज चौधरी की चर्चा की वजह है लोकल कोर्ट का एक आदेश, जिसमें संबल दंगे के एक मामले में उन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। लेकिन संबल के एसपी साहब अनुज चौधरी का सुरक्षा कवच बनकर एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहे हैं, जिस पर काफी राजनीति भी हो रही है। हमने इस पर सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि संबल कैसे 2027 के चुनाव की प्रयोगशाला है और अनुज चौधरी पर अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत नवंबर 2024 से हुई, जब संबल की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई। आरोप है कि इसी हिंसा के दौरान अनुज चौधरी की अगुवाई में 24 वर्ष के आलम नाम के युवक को गोली मारी गई। दावा है कि आलम पापड़ बेचने के लिए बाजार गया था, तभी जामा मस्जिद के पास पुलिस कर्मियों ने उसे गोली मार दी। आलम के पिता यामीन ने कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दायर की। कोर्ट में दावा किया गया कि आलम को पहले गोली मारी, फिर उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता यामीन ने संबल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन थाना प्रभारी अनुज तोमर और 22 अज्ञात पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाने की मांग की। कोर्ट ने शिकायत पर अनुज चौधरी, अनुज तोमर समेत 22 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। 9 जनवरी को संबल के सीजेएम कोर्ट ने यह आदेश दिया, लेकिन आज 14 जनवरी तक अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। संबल के मौजूदा एसपी ने अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा है कि अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जाएगी, क्योंकि मामले में न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है। घटना के समय
वहां पर सीओ क्षेत्राधिकारी जो थे अनुज चौधरी और अमित तोमर, 2 व्यक्ति नामदर्ज हैं। उनके अलावा 15-20 पुलिसकर्मी थे। सभी के विरुद्ध FIR का आदेश हुआ। अब यदि यहाँ FIR दर्ज नहीं होती है तो उसको क्या आपके अगली कार्रवाई है? FIR का आदेश न्यायालय का है, जो कि पुलिस को मानना होगा। अगर फिर भी पुलिस नहीं मानती है, अगर हमारे पास जो वादी मुकदमा है वो आएगा, तो हाईकोर्ट के लिए अनुपालन कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर होगी। हाईकोर्ट उसको अपने न्यायालय के आदेश को पालन कराएगी। जिस अनुज चौधरी पर FIR दर्ज करने की मांग है, वो वर्तमान में फिरोजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक यानी ASP ग्रामीण के पद पर तैनात हैं, जबकि अनुज तोमर वर्तमान में संबल जिले की चंदौसी कोतवाली के प्रभारी हैं। इस पूरे मामले का फ्लैशबैक 19 नवंबर 2024 का है, जब वकील हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन समेत हिंदू याचिकाकर्ताओं ने संबल जिला अदालत में एक मुकदमा दायर किया था। इसमें दावा किया गया था कि शाही जामा मस्जिद पहले से मौजूद हरिहर नाथ मंदिर के ऊपर बनाई गई है। उसी दिन अदालत के आदेश पर एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसके बाद 24 नवंबर को दूसरा सर्वेक्षण किया गया। दूसरे सर्वेक्षण के बाद संबल में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 12 FIR दर्ज की, जिनमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली समेत करीब 2000 से अधिक लोगों के नाम शामिल हैं। बिहार की राजनीति की बात भी करते हैं, जिसमें आज एक दही चूड़ा भोज की बड़ी चर्चा रही। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आज पटना में अपने आवास पर दही चूड़ा भोज दिया, जिसमें पिता लालू यादव तो पहुंचे, लेकिन बड़े भाई के इस भोज में छोटे भाई तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, जिसके बाद ये चर्चा हो रही है कि क्या बड़े भाई और छोटे भाई का झगड़ा खत्म नहीं हुआ है। दरअसल आज तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था। इसके लिए उन्होंने अपने पिता लालू यादव, मां राबड़ी यादव और छोटे भाई तेजस्वी यादव समेत बिहार के कई मंत्रियों और सांसदों को बुलाया था। उनके इस भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, लालू यादव और डिप्टी CM विजय सिन्हा पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव इस भोज में नहीं पहुंचे। इस मौके पर लालू यादव ने यह साफ किया कि वो बेटे तेज प्रताप से नाराज नहीं है, वो परिवार के साथ ही रहें, उन्हें हमेशा आशीर्वाद रहेगा। दरअसल 8 महीने पहले तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ फोटोज सामने आए थे, जिसके बाद उन्हें परिवार, घर और पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन अब लालू यादव ने उन्हें अपना आशीर्वाद देकर ये संकेत दिए हैं कि वो अपने बेटे से नाराज नहीं हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस भोज से दूरी बनाकर ये संकेत दिया कि दोनों भाइयों के बीच की दूरियां अभी बनी हुई हैं। पिताजी आगे आशीर्वाद दिए, गवर्नर साहब आए, वो भी आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दिए उन्होंने, गवर्नर साहब भी आए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। तब बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हुए कुछ नया काम करना है आगे। अब उसके बाद पूरे बिहार में यात्रा लगेगा हमने न्योता भेज दिया है। हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा लेट से सो के उठते हैं। नए बिहार बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास का भाव, सबको लेके चलने का, और हमारा पर्सनल व्यक्तिगत किसी से नफरत नहीं है। उनके कार्य व्यवहार या उनके सिद्धांत से दूरी हो सकती है, लेकिन सनातन के संस्कृति और संस्कार में हम सब एकजुट हैं। विदेश की दही खाए कि नहीं खाए, लेकिन विपक्ष के नेता की फर्ज प्रथम सत्र बिहार विधानसभा में रह कर के बिहार की जनता की बात करने के बजाय कहाँ थे देश में तो कहीं पता नहीं चला। वैसे तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में बड़े मामा प्रभुनाथ यादव, साधु यादव और चेतन आनंद भी पहुंचे थे। इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव चाहें तो राजद का विलय जनशक्ति जनता दल में कर दें। लालू यादव की असली पार्टी JJD ही है, ये एक बड़ा दावा है। लालू यादव के भोज में शामिल होने के बाद तेज प्रताप के इस दावे की खूब चर्चा हो रही है। लालू यादव की विरासत पर तेज प्रताप यादव का ये दावा तेजस्वी यादव को चुभ सकता है।
आपने कहा कि आपके पिताजी हैं वो ओरिजिनल पार्टी जनशक्ति जनता दल है। हाँ तो है ही है। अरे सिंगल ले रहा है तो क्या है, जेजेडी है, जनशक्ति जनता दल। आरजेडी में मर्ज करने की अपनी बातें कही हैं। नहीं, आरजेडी मर्ज करेगा जेजेडी में। हाँ। और सत्ता में अब बात करते हैं कैसी खबर की जो सीधे आपसे जुड़ी है। जब कोई बीमार होता है तो उसका पहला उद्देश्य क्या होता है? वो अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज कराए। लेकिन जब ऐसी स्थिति में उसका सामना एक ऐसे डॉक्टर से हो जिसने एमडी और एमएस की प्रवेश परीक्षा में -40 अंक प्राप्त किए हो, सोचिए उस वक्त उसके मन में क्या चलेगा। उस वक्त वो उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अच्छे इलाज का कितना भरोसा कर पाएगा। इन सवालों की वजह है सरकार का नया फैसला। आपको इसकी पूरी कहानी भी बताते हैं। केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए नीट पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ रेट काफी कम कर दिया है। इसके जरिए सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 50th से 7th परसेंटाइल किया गया है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45 से घटाकर 5th परसेंटाइल किया गया है। एससी एसटी ओबीसी के लिए परसेंटाइल 40 से घटाकर 0 किया गया है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ स्कोर 800 में से -40 तय किया गया है। एससी एसटी ओबीसी के लिए कट ऑफ स्कोर -40 है। एमडी और एमएस बनने के लिए न्यूनतम -40 अंक हैं। यहां नोट करने वाली बात यह है कि अब तक एससी एसटी ओबीसी के लिए 800 में से करीब 235 अंक आने अनिवार्य थे। सवाल है कि आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से मानक से समझौता किया जा रहा है। इसे सिर्फ 4 पॉइंट में समझिए। वर्ष 2025-26 में दाखिले के लिए 2 करोड़ 4 लाख प्रत्याशी शामिल हुए थे। हाई कट ऑफ की वजह से 18,000 सीटें खाली रह गईं। आपको यह भी बता दें कि देश में 65,000 से लेकर 70,000 पीजी मेडिकल सीटें हैं। मतलब औसत हर 7 में से 1 सीट खाली है। मतलब ये कि खाली सीटों की वजह से स्टैंडर्ड से समझौता किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि मानकों में गिरावट खतरनाक है, क्योंकि एक ऐसा पेशा है जो सीधे जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। डॉक्टरों की उच्च शिक्षा में परसेंटाइल को 0 या माइनस तक करने का असर कितना खतरनाक हो सकता है? भविष्य में भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या दिक्कतें हो सकती हैं? इसकी चर्चा चिकित्सा जगत में भी चल रही है। अलग अलग संगठनों के डॉक्टर सरकार के परसेंटाइल सिस्टम पर चिंता जता रहे हैं। उन्हें इसके अंदर भ्रष्टाचार की साजिश नजर आ रही है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इस फैसले में निजी मेडिकल कॉलेजों की चांदी है, लेकिन मेडिकल शिक्षा का भविष्य चौपट हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। हमने इसे लेकर FAIMA यानी FIAMA यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और फोर्डा यानी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से बात की। उनका कहना है कि सरकार का फैसला निजी कॉलेजों के लिए लॉटरी है। मेरिट को आप पीछे लेके जा रहे हो और आप प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को आप वहाँ पे सीट आप भर रहे हो। जिनके पास पैसे हैं, जो वेल्दी पीपल है, दे उनके लिए ये चीज़ अफोर्डेबल हो रहा है। और जहाँ पर आप नॉर्मल जो एक मेरिटेज स्टूडेंट है उसको आप पीछे धकेल रहे हो। तो सरकार भी ये चाहती है कि क्वालिटी पे नहीं, वो क्वांटिटी पे प्रेफर कर रही है। उनको बस सीटें भरने से मतलब है, और जो पैसे जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें पैसा मिल रहा है उनको। ये हास्यास्पद प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो कि 0 नंबर भी नहीं ला सका, -40 का मतलब ये होता है कि उसने एग्जाम दिया और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए वो गलत किए, तो नेगेटिव मार्किंग 1 गलत पर मिलती है, तो वैसे करके -40 तक चला गया। अब ऐसे लोगों को हम क्लिनिशियंस बनने की परमिशन दे रहे हैं। तो ये जो आज एक हिडन करप्शन इस देश में मेडिकल व्यवस्था में है, इसका इफेक्ट आने वाले 10 साल में होगा, जिससे कि इंडिया का ऑन अ ग्लोबल लेवल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में इंडियन डॉक्टर्स को जो रिस्पेक्ट और रेपुटेशन मिलता था वो खत्म होगा बाहर, और इस देश में जो मेडिकल व्यवस्था रहेगी वो पूरी तरह से चरमराएगी। तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ परिवारों से, लोगों से करोड़ों रुपए लेने का एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को चांस दे रहे हो, जो कि बहुत ही गलत है। 707 एक जगह टॉपर है, और आप समझिए -40 लेने वाला भी अगर एलिजिबल हो रहा है, 747 नंबर का हम रिडक्शन दे रहे हैं, और जो जनरल कैटेगरी है उसमें 100% से ऊपर गिरावट कर रहे हैं। तो ये हम किस दिशा में जा रहे हैं आप समझ जाइए। और चाहेंगे कि मंत्रालय हमसे बात करें और इसको थोड़ा सा इस इशू को मंत्रालय सीरियसली ले चीज़ों को। ये खबर हर किसी से जुड़ी है, ऐसे में नजरिया भी जरूरी है। इस तरह की व्यवस्था पर तो सवाल उठेंगे ही।
अगर डॉक्टर की योग्यता -40 अंक वाली है तो हमेशा सवाल उठेंगे। ये बड़ा मसला बनेगा। सत्ता में अब चांदी वाले उस एपिसोड की बात भी जिसे लेकर हर रोज नए नए दावे रिलीज किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार एक्सपर्ट्स ने जो कहा है, अगर वो सच हो गया तो चांदी के निवेशकों की बड़ी चांदी तय है। हालांकि इसका जवाब अगले 24 घंटे में ही मिल सकता है। असल में एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगले 24 घंटे में चांदी के दाम 3 लाख रुपए को भी पार कर सकते हैं। यानी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर चुकी चांदी अब एक और नया माइलस्टोन छू सकती है। हालांकि इस दावे के पीछे विशेषज्ञों की कुछ खास वजह भी है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये समझिए, अगर उनका ये दावा सही हो गया तो चांदी की आंधी में कैसे 3 लाख का आंकड़ा भी पीछे छूट जाएगा। सबसे पहले 1 लाख रुपए का कीर्तिमान चांदी ने अक्टूबर 2024 में बनाया था। इसके बाद 2 लाख के आंकड़े तक पहुंचने में चांदी को 1 साल का वक्त लगा। अक्टूबर 2025 में चांदी 2 लाख के पार निकली थी। लेकिन अब 3 लाख वाला ये दावा सच हो गया तो सिर्फ 4 महीने में चांदी 1 लाख रुपए के इस सफर को पूरा कर लेगी। पिछले 3 दिन में ही चांदी के दाम 34,000 रुपए से ज्यादा बढ़े हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 2,77,000 के पार हो गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स के 3 लाख वाले दावे का आधार क्या है, आप वो देखिए। पहला, अमेरिका में दिसंबर के महीने में महंगाई के आंकड़े जो बढ़ गए हैं, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इससे सोने चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। दूसरा कारण, ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। इससे निवेशकों में बेचैनी है और सबकी नजर सुरक्षित निवेश पर टिकी हुई है। और तीसरी वजह, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड पूरी नहीं हो रही है। लगातार 5वें साल सप्लाई कम है और मांग उससे ज्यादा है। इसीलिए दावे के अनुसार अब चांदी 3 लाख के पार भी जा सकती है। चांदी 1 साल में अगर बोलूं तो 3 गुना हो चुका है और ये आने वाला समय मुझे लग रहा है कि जैसे ये 3 गुना हुआ है 5 गुना भी हो सकता है। आज की तारीख में चांदी हर जगह यूज़ हो रहा है, सोलार में भी यूज़ हो रहा है और काफ़ी कुछ इन्वेस्टर इसमें आ चुके हैं। जो जब इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और जिस तरह से इंडियन मार्केट है, मेटल हमेशा बहुत प्रिय रहा है सबके लिए, सोना हो या चांदी हो। बढ़ते समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय इसका और भी ऊपर बढ़ेगा भाव। यंग जनरेशन जो था वो पहले कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे सोने और चांदी में, लेकिन आज का दिन ऐसा है, अभी ये समय चल रहा है कि यंग जनरेशन भी सोच रहा है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको रोने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि जिसने जो सोना इन्वेस्ट किया उसका 5 टाइम रिटर्न्स आ रहा है और सिल्वर जिसने इन्वेस्ट किया उसका 10 टाइम्स रिटर्न्स आ रहा है। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो लाख रुपए के अंदर था सिल्वर, आज 280 के आसपास पहुंच चुका है, तो 3 गुने के आसपास हो चुका है 1 साल में। सत्ता में अब उन रेल प्रेमियों की बात जिन्होंने आस्था से भरी जगहों को भी रीलबाजी का अड्डा समझ लिया है, जहां वो नाचते हैं, गाते हैं, लोगों से प्रैंक करते हैं और लाइक, कमेंट और व्यूज के लिए दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। इस रीलबाजी को आप देश में तेजी से बढ़ रहा ऐसा अतिक्रमण भी कह सकते हैं, जो घरों, सड़कों और शहरों से निकलकर देश के मंदिरों और अब हरिद्वार में हर की पैड़ी तक पहुंच चुका है। हम पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो मुमकिन है फॉरवर्ड होते हुए आपके मोबाइल तक भी पहुंचा हो। इसमें शेख जैसे हुलिये में दिख रहे 2 शख्स हरिद्वार में हर की पैड़ी पर घूम रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, लोगों के साथ वीडियो शूट करवा रहे हैं, अपना नाम हबीबुल्ला और हबीबी बता रहे हैं। इन दोनों लड़कों का सच तब सामने आ गया जब हर की पैड़ी पर तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें रोक कर सवाल किया। नाम पूछा तो पता चला इनके असली नाम हबीबुल्ला और हबीबी नहीं बल्कि नवीन और प्रिंस हैं। दोनों यूट्यूबर हैं और हरिद्वार के ही रहने वाले हैं। दोनों अपने यूट्यूब चैनल के लिए शेख बनकर हर की पैड़ी पर आए थे, लेकिन लाइक, कमेंट और व्यूज की इसी चाहत ने नवीन और प्रिंस को जेल पहुंचा दिया। पुलिस को खबर लगी, इन्हें तुरंत हर की पैड़ी से हिरासत में लिया गया। वैसे बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। हालांकि अब इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर जो वैचारिक विमर्श हो रहा है उसने सर्दी में भी माहौल को गर्म कर दिया है। रील प्रेमियों का तर्क है दोनों लड़के वीडियो ही तो बना रहे थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, इसमें गलत क्या है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो इससे नाराज है। उनका कहना है कि आस्था के केंद्र पिकनिक स्पॉट या रील बनाने का अड्डा कभी नहीं बन सकते।
हालांकि दोनों लड़कों ने गलती मानते हुए ये स्वीकार किया है कि इस हरकत से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। वो भविष्य में फिर ऐसे वीडियो नहीं बनाएंगे।